दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 65 अर्थात 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो न्यू एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं और परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्नों को भी इंक्लूड किया गया है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से आप सभी नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी? ऑप्शन 1 मैक इश्यू लोच बनाम मैरीलैंड विवाद, ऑप्शन 2 मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद, ऑप्शन 3 गिब्बन बनाम ओगड्यू विवाद, ऑप्शन 4 स्कॉट बनाम स्टैनफोर्ड विवाद। तो किस मामले में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मार्बरी बनाम मेडिसिन विवाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए यह कहा गया है कि वह राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी थे? ऑप्शन 1 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 2 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 लाला लाजपत राय, ऑप्शन 4 मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है और प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? ऑप्शन 1 एडमंड बर्ग, ऑप्शन 2 अरस्तू, ऑप्शन 3 मैकाइवर और ऑप्शन 4 मार्गन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एडमंड बर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? ऑप्शन 1 लोकतंत्री विचार पद्धति, ऑप्शन 2 शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति, ऑप्शन 3 समाजवादी विचार पद्धति, ऑप्शन 4 समष्टिवादी विचार पद्धति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, जीवन स्वतंत्रता और सुख अनुसरण तथ्य हैं किसके हैं? पहला ऑप्शन है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, ऑप्शन 2 भारत के संविधान की उद्देशिका का, ऑप्शन 3 सोवियत नागरिकों के अधिकार के संबंध रखने वाले यूएसएसआर के संविधान का, ऑप्शन 4 यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान के अधिकार पत्र का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र का। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है ए.बी. डाइसी, ऑप्शन 2 है हरमन फाइनर, ऑप्शन 3 आर.जी. गेटल, ऑप्शन 4 एफ.डब्ल्यू. बिलोबी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए.बी. डाइसी महोदय जो हैं वो लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अधिकारी तंत्र यानी नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? ऑप्शन 1 एफ.एम. मार्क्स, ऑप्शन 2 विल्फ्रेडो पेरेटो, ऑप्शन 3 मैक्स वेबर, ऑप्शन 4 हर्बर्ट ए सीमो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, हाब्स की ने शासक की निरंकुशता को उचित सिद्ध किया है, किस आधार पर यह किया है? ऑप्शन 1 राजा एक शाही व्यक्ति होता है, ऑप्शन 2 राजा को जनता ने चुना है, ऑप्शन 3 लोग शासन करने में अक्षम होते हैं, ऑप्शन 4 मानव प्रकृति द्वेषपूर्ण तथा झगड़ालू होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हाब्स महोदय ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और सामाजिक समझौते सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव का जो वर्णन उन्होंने किया है, वहां पर मानव स्वभाव के बारे में सभी उसके नकारात्मक पक्षों का वर्णन किया है और इसलिए कि उन्होंने शासक की निरंकुशता को उचित सिद्ध किया है क्योंकि मानव प्रकृति से ही दोषपूर्ण और झगड़ालू होता है। प्रश्न संख्या 9 है, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स किस पुस्तक के सह लेखक हैं? ऑप्शन 1 दास कैपिटल, ऑप्शन 2 एंटी ड्यूरिंग के, ऑप्शन 3 जर्मन आइडियोलॉजी के, ऑप्शन 4 क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जर्मन आइडियोलॉजी में
कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स जो हैं उनके विचारों को सम्मिलित किया गया है, यानी इस पुस्तक के ये दोनों लोग सह लेखक हैं, जबकि दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की एक बिल्कुल ही अलग बुक है। अगला प्रश्न है, फांसीवादी निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? ऑप्शन 1 है समाज की निगमवादी समझ, ऑप्शन 2 प्रजाति उत्कृष्टता, ऑप्शन 3 सर्वहारा की तानाशाही, ऑप्शन 4 आज्ञापालन तथा अनुशासन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सर्वहारा की तानाशाही जो है फांसीवाद इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है वो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन 1 है मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है। ऑप्शन 2 मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है। ऑप्शन 3 है अधिकतम लोगों की अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानता है। और ऑप्शन 4 मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता और विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? ऑप्शन 1 है अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत, ऑप्शन 2 अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, ऑप्शन 3 अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, ऑप्शन 4 अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत जो है वो सबसे प्राचीन सिद्धांत है। और आपको बता दें प्राकृतिक अधिकारों का सर्वप्रथम जो वर्णन है वो लॉक ने अपनी जो है सिद्धांतों के अंतर्गत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के विचार साम्यवादियों के समान थे, किस मामले में समान थे? ऑप्शन 1 औद्योगिकरण के बारे में, ऑप्शन 2 राज्य विहीन समाज के बारे में, ऑप्शन 3 हिंसा के बारे में, ऑप्शन 4 धर्म के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राज्य विहीन समाज के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? ऑप्शन 1 राजनीतिक दल, ऑप्शन 2 दबाव समूह, ऑप्शन 3 जनसंचार माध्यम, ऑप्शन 4 समाचार पत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य समाज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया है? ऑप्शन 1 एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 बेंथम, ऑप्शन 3 जेम्स मिल, ऑप्शन 4 स्पेंसर। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 हर्बर्ट स्पेंसर जो है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का प्रतिपादन या विकास किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया है? ऑप्शन 1 है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऑप्शन 2 अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ऑप्शन 3 द्वंद्वात्मक पद्धति, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है द्वंद्वात्मक पद्धति का विचार जो है मार्क्स ने हीगल महोदय से अडॉप्ट किया है। अगला प्रश्न है, श्रेणी समाजवाद किसका समर्थन करता है? ऑप्शन 1 एक व्यक्ति दो मत का, ऑप्शन 2 एक व्यक्ति एक मत, ऑप्शन 3 एक व्यक्ति जितने हित उतने मत, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। अगला प्रश्न है, लाक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है जीवन का अधिकार, ऑप्शन 2 स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 3 संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन 4 समानता का अधिकार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लाक महोदय ने जो प्राकृतिक अधिकारों की बात की है तो उन्होंने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार दिए हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन कहीं नहीं किया है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम के समान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 लास्की, ऑप्शन 2 मार्क्स, ऑप्शन 3 मैकाइवर और ऑप्शन 4 डुगबी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये स्टेटमेंट मैकाइवर महोदय का है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि निश्चित भूभाग का आवश्यक तत्व नहीं है? यानी किस विचारक ने कहा है कि राज्य के लिए निश्चित भूभाग एक आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन 1 बेंथम, ऑप्शन 2 जॉन सीले, ऑप्शन 3 बिलोबी, ऑप्शन 4 लीकॉक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जॉन सीले महोदय ने निश्चित भूभाग को आवश्यक तत्व नहीं माना है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन 1 हीगल, ऑप्शन 2 मैकियावेली, ऑप्शन 3 हाब्स और ऑप्शन नंबर 4 बोंदा। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, संप्रभुता अथवा प्रभुसत्ता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन बोंदा महोदय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 मार्क्स, ऑप्शन 2 जेम्स मिल, ऑप्शन 3 लास्की, ऑप्शन 4 है GDH कोल। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यह कथन लास्की महोदय का है। अगला प्रश्न है,
राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है किसके द्वारा? ऑप्शन 1 विधायिका द्वारा, ऑप्शन 2 संविधान द्वारा, ऑप्शन 3 राजनीतिक दलों द्वारा, ऑप्शन 4 निर्वाचन सत्ता के द्वारा। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के संबंध में निम्न में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन 1 कौटिल्य के अनुसार अमात्य राज्य का अंग है। ऑप्शन 2 कौटिल्य धानवंत दुर्ग की चर्चा करता है। ऑप्शन 3 कौटिल्य कूटनीति संबंधी षड्गुण्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता है। ऑप्शन 4 कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये वाला गलत है और तो इस प्रकार से नहीं पूछा है तो ये सही हो जाएगा। उन्होंने षड्गुण्य और मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक विवादास्पद मौलिक अधिकार कौन सा रहा है? ऑप्शन 1 जीवन का अधिकार, ऑप्शन 2 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 3 संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन 4 शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संपत्ति का अधिकार सर्वाधिक विवादास्पद अधिकार रहा है। अगला प्रश्न है, बहुल कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है, यानी किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन 1 अमेरिका, ऑप्शन 2 भारत, ऑप्शन 3 कनाडा, ऑप्शन 4 स्विट्जरलैंड में। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत सर्वप्रथम किस देश में प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन 1 स्विट्जरलैंड, ऑप्शन 2 भारत, ऑप्शन 3 इंग्लैंड और ऑप्शन 4 अमेरिका। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया था और भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का एडाप्टेशन अमेरिकी संविधान से अपने संविधान में किया है। अगला प्रश्न है, हेयर प्रणाली का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 सूची निर्वाचन पद्धति से, ऑप्शन 2 सार्वभौम मताधिकार से, ऑप्शन 3 कार्यात्मक प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन 4 एकल संक्रमणी पद्धति से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एकल संक्रमणी पद्धति से। अगला प्रश्न है, जनमत निर्माण के साधन हैं कौन कौन से? इसमें जनमत निर्माण के साधन है उनको बताना है। का है प्रेस, ऑप्शन खा राजनीतिक दल, ऑप्शन 3 दूरदर्शन और ऑप्शन खा है शेयर बाजार। अब इन चारों ऑप्शनों को इंक्लूड करते हुए कौन सा कूट सही बनेगा? तो आप सभी को बता दें कि पहला जो है जनमत निर्माण का साधन है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। क्या चौथा आपको जनमत निर्माण का साधन लगता है? चौथा जनमत निर्माण का साधन नहीं लगता है, तो इस प्रकार से का खा गा सही हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 गृह मंत्री, ऑप्शन 4 वित्त मंत्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। अगला प्रश्न है, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन 1 लोकसभा में, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति में, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री में, ऑप्शन 4 केंद्र में सत्तासीन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की सबक शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति को, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री को, ऑप्शन 3 लोकसभा को, ऑप्शन 4 वित्त मंत्री को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को सौंपती है, या लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर होता तो उसको भी सही कर सकते थे। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन 1 वाद विवाद तथा बहस, ऑप्शन 2 स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन 3 अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन 4 सदन से बहिर्गमन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सदन से बहिर्गमन। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में जीरो आवर किस देश की देन है? ऑप्शन 1 अमेरिका, ऑप्शन 2 ब्रिटेन, ऑप्शन 3 भारत, ऑप्शन 4 स्विट्जरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जीरो आवर की व्यवस्था जो है वो भारतीय संसद की देन है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की किन धाराओं में दिए गए हैं? ऑप्शन 1 29 से 50, ऑप्शन 2 36 से 50, ऑप्शन 3 36 से 51, ऑप्शन 4 29 से 51। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? ऑप्शन 1 लास्की, ऑप्शन 2 क्रॉसलैंड, ऑप्शन 3 हीगल, ऑप्शन 4 ग्रीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ये स्टेटमेंट लास्की महोदय का है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है, किसके द्वारा निर्वाचित होता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन 2 राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन 3 संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन 4 संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? ऑप्शन 1 जनता, ऑप्शन 2 संविधान, ऑप्शन 3 संसद, ऑप्शन 4 संसद और राज्य विधानसभाएं। तो राजनीतिक शक्ति का स्रोत पूछा गया है, यानी सोर्स ऑफ पॉलिटिकल
स्ट्रेंथ या पावर की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारतीय जनता जो है वो राजनीतिक शक्ति का सोर्स है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, निम्न में से कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 कैबिनेट, ऑप्शन 3 संसद और ऑप्शन 4 सशस्त्र बल। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैबिनेट जो है देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ऑप्शन 1 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 2 M.K. गांधी, ऑप्शन 3 B.D. सावरकर, ऑप्शन 4 B.G. तिलक। राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक का यह प्रसिद्ध कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी थी? ऑप्शन 1 सोफिस्ट, ऑप्शन 2 लाज, ऑप्शन 3 इमेजिनरी कन्वर्सेशंस, ऑप्शन 4 स्टेट्समैन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इमेजिनरी कन्वर्सेशंस जो है प्लेटो की पुस्तक नहीं, बाकी सोफिस्ट, लाज और स्टेट्समैन सहित कुल लगभग 36 पुस्तकों की रचना की गई है प्लेटो महोदय के द्वारा। कहीं कहीं संख्या इसमें आपको अलग अलग मिलेगी, लेकिन फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सृजनात्मक आक्रोश का विचार किससे लिया था? ऑप्शन 1 टॉलस्टॉय से, ऑप्शन 2 माओ से, ऑप्शन 3 मार्क्स से, ऑप्शन 4 मार्टिन लूथर किंग से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, टॉलस्टॉय महोदय से सृजनात्मक आक्रोश के विचार का सिद्धांत लिया था गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसे इंगित करता है? ऑप्शन 1 ग्रामीण योजना की शुरुआत, ऑप्शन 2 पंचायती राज की व्यवस्था, ऑप्शन 3 शक्ति का वितरण, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, पंचायती राज की व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, यह कथन व्यक्ति को स्वतंत्रता या स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, किसका है? बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि व्यक्ति को स्वतंत्र, ये ता नहीं लगेगी यहाँ पर, कि स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 रूसो, ऑप्शन 2 बोंदा, ऑप्शन 3 मिल और ऑप्शन 4 हाब्स। देखो इसमें मिल और बोंदा का नाम नहीं आना चाहिए, तो राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? राइट आंसर आपका बनेगा रूसो। रूसो ने कहा है अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादन के समय कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 शक्ति का विभाजन, ऑप्शन 2 सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, ऑप्शन 3 न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय, ऑप्शन 4 लिखित संविधान। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ऑप्शन 2 उनकी नियुक्ति 6 वर्ष या जब तक 65 वर्ष के हो, जो भी पहले हो के लिए होती है, ऑप्शन 3 वह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, ऑप्शन 4 वह निष्पक्ष होते हैं। तो राइट आंसर पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, वह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है और पूछा गया सत्य नहीं है, तो वही हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को किस तरीके का न्याय प्राप्त हो? ऑप्शन 1 समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, ऑप्शन 2 समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, ऑप्शन समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, ऑप्शन 4 हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, दबाव समूह के विषय में क्या सत्य नहीं है? वह संगठित होते हैं, ऑप्शन 2 वह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, ऑप्शन 3 वह सरकार पर दबाव डालते हैं, ऑप्शन 4 वह चुनाव लड़ते हैं। सत्य नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि वह जो है चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है? ऑप्शन 1 वह गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, ऑप्शन 2 वह चुनाव लड़ते हैं, ऑप्शन 3 वह राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयास करते हैं, ऑप्शन 4 वह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वह गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, ऐसा राजनीतिक दलों का कोई आवश्यक कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद क्या स्थापित करना चाहता है? ऑप्शन 1 न्याय संगत समाज, ऑप्शन 2 उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज, ऑप्शन 3 शोषण विहीन एवं वर्ग विहीन समाज और ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन परिस्थितियों में कुछ मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? ऑप्शन 1 न्यायालय के आदेश पर, ऑप्शन 2 जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ऑप्शन 3 जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति चल रही हो, ऑप्शन 4 जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति चल रही होती है तो कुछ मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री को, ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन 3 लोकसभा अध्यक्ष को और ऑप्शन 4 भारत के मुख्य न्यायाधीश को।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए सौंपता है। वहीं अगर उपराष्ट्रपति की उपस्थिति न हो किसी कारणवश तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी अपना त्यागपत्र संबोधित करते हुए सौंप सकता है। अगला प्रश्न है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 लोकसभा, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 जनता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति। मंत्री व्यक्तिगत रूप से जब पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति के प्रति, और जब सामूहिक रूप से पूछा जाएगा तब किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं या उत्तरदायी होते हैं? आपको आंसर कमेंट करके बताना है। साथियों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आप सभी के लिए राजनीति विज्ञान की टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज की वीडियोस कंप्लीट करके चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इसे चेकआउट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल क्लासेस जो राजनीति विज्ञान की विचारकों से हैं, उसमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को विस्तृत रूप से आप सभी को पढ़ा दिया गया है, उसकी भी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है उसकी लिंक, वहां से आप विजिट करते हुए उसको देख सकते हैं और अपने सारे डाउट्स और तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन 1 सुकरात, ऑप्शन 2 थुसीडाइटस ने, ऑप्शन 3 प्लेटो ने, ऑप्शन 4 अरस्तु ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अरस्तु। अगला प्रश्न है, ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट का लेखक कौन है? ऑप्शन 1 लाक, ऑप्शन 2 हाब्स, ऑप्शन 3 रूसो और ऑप्शन नंबर 4 मिल। तो इसे टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट भी लिखा मिल सकता है आप सभी लोगों को, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाक महोदय की यह प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन 1 स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन 2 गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन 3 स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन 4 RM लोहिया ने। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 GK गोखले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक लाक के मानव स्वभाव पर व्यक्ति विचारों से प्रभावित था? ऑप्शन 1 बेंथम, ऑप्शन 2 मिल, ऑप्शन 3 रूसो, ऑप्शन 4 ग्रीन। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रूसो। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन 1 41वें, ऑप्शन 2 42वें, ऑप्शन 3 43वें, ऑप्शन 4 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में एक दलीय पद्धति है? ऑप्शन 1 चीन, ऑप्शन 2 ब्रिटेन, ऑप्शन 3 फ्रांस, ऑप्शन 4 भारत। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में तो बहुदलीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में भी द्विदलीय व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो अब बचे फ्रांस और चीन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चीन में एक दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, इनमें से योजना आयोग के विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 यह संविधान में अंकित है, ऑप्शन 3 इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था, ऑप्शन 3 यह सन 1950 में बना था, ऑप्शन 4 इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के जो गलत है ऑप्शन नंबर 1 और यही हो जाएगा आंसर, यानी यह संविधान में अंकित नहीं है, यानी यह संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कितने सदस्य कार्रवाई में भाग लेते हैं? ऑप्शन 1 सभी सदस्य, ऑप्शन 2 सिर्फ वंशानुगत या पीयर, ऑप्शन 3 सिर्फ कानूनी सदस्य, ऑप्शन 4 सिर्फ आध्यात्मिक पीयर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ कानूनी सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता समानता और विश्व बंधुत्व का नारा है? ऑप्शन 1 अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, ऑप्शन 2 इंग्लैंड के संविधान की उद्देशिका का, ऑप्शन 3 संयुक्त राज्य संघ के मानव अधिकार घोषणा पत्र का, ऑप्शन 4 1989 की फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा पत्र का। तो यहाँ पे आपको हमें कुछ डाउट लग रहा है, लेकिन फिलहाल फ्रांस की क्रांति के घोषणा पत्र का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके घोषणा पत्र में स्वतंत्रता समानता और विश्व बंधुत्व का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संहिता सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही हो सकता है डिस्कस करते हैं। लॉक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। ऑप्शन 3 2 लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। ऑप्शन 3
लाक की संविधा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविधा में व्यक्ति के अधिकारों का अवसान हो जाता है। और ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा गया है। ऑप्शन 1, डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, बिल्कुल सही कथन है। अगला ऑप्शन है, उन्होंने कांग्रेस और गांधी के अछूतों के लिए क्या किया नामक ग्रंथ लिखा है, ये भी सही है। ऑप्शन 3, ज्ञान गंगा की वह असीम थाती ही लगते थे, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 है, संवैधानिक साधनों में उनकी कोई रुचि नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो तो संविधान सभा के सदस्य थे। और इस प्रकार से जो गलत कथन पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 4 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया है? ऑप्शन 1, हीगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उससे पैर के बल खड़ा कर दिया। ऑप्शन 2, आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्यवस्था की, अब उसे बदलने का समय आ गया है। ऑप्शन 3, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। ऑप्शन 4, राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो प्रतिपादन नहीं किया है, तो पूछा गया है किसका प्रतिपादन नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर 3, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, बाकी ये तीनों का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स महोदय के द्वारा किया गया है। तो साथियों, ये था राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसके अंतर्गत हमने 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया है, जो न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और आने वाली परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।